नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज का डिस्कशन उस मुद्दे पर है जिसकी चर्चा पूरे भारत में है। सीए लागू हो गया भारत में और सीए लागू होने से गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जो भारत में आते हैं, हिंदू शरणार्थी जिनको कहा जाता है, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी और लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले इस पर अमली जामा भी पहना दिया, इसको लागू कर दिया। तो अब चर्चा यह हो रही है कि सिर्फ सीएए नहीं, बीजेपी ने और किन किन बड़े मुद्दों पर वायदा किया था, अपने घोषणा पत्र में किनको जगह दी थी और क्या वो वायदे पूरे हुए या नहीं, या फिर सिर्फ वायदे किए गए और 2019 गुजर गया, 2024 हम पहुंच रहे हैं, बीजेपी के उन वायदों का क्या हुआ। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मार्तंड है। मार्तंड, सीए एक बहुत बड़ा काम था, बीजेपी ने उसको पूरा कर दिया। हालांकि 4 साल पहले ही हो गया था, लेकिन कुछ वजहों से लागू नहीं हुआ था। सीए लागू हो गया, तो ये सिर्फ खाना पूरी है कि लागू करके के 2024 के चुनाव में बता देंगे कि देखिए अपना वायदा हमने पूरा कर दिया, या सच में बीजेपी ने जिन जिन वायदों को अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी अब वो पूरा कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, अक्सर हम लोग बात करते हैं या राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाती हैं कि चुनाव में वादों की जो लिस्ट होती है वो तो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन कितने जो वादे होते हैं जिनको अमली जामा पहनाया जाता है, जिसको सत्ता में आने के बाद लोग लागू करते हैं। चूंकि सामने लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा, उससे जस्ट पहले गृह मंत्री अमित शाह लगातार बोलते रहे थे कि लोग जो है किसी भी गलतफहमी में ना रहें, चुनाव के पहले जो है सीए लागू हो सकता है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दी। साफ तौर पे बीजेपी जो 4 बड़े बीजेपी के वादे थे, राम मंदिर, 370, सीए और ट्रिपल तलाक, इन चारों को बीजेपी ने अमली जामा एक तरह से पहना दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जब इसको लेकर चुनाव में जब पहुंचेगी, जब चुनाव तिथि घोषणा हो जाएगी, बिल्कुल इलेक्शन मोड में पूरा देश आ जाएगा और बीजेपी के जो नेता जब मंच पे चढ़ेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या जितने तमाम बड़े नेता हैं, योगी आदित्यनाथ, तब उनके पास एक बड़ी चीज रहेगी जो ये बताएंगे कि हमने ये 4 वादे किए थे, जो 4 वादे पूरा हो कर चुके हैं हम। हालांकि एक अभी भी महत्वपूर्ण वादा जो है भारतीय जनता पार्टी का वो बचा हुआ है यूसीसी को लेकर, उसको भी लेकर अब पार्टी अपनी कवायद करेगी, सरकार अपनी कवायद करेगी। लेकिन बीजेपी जो 4 बड़े वादे हैं वो बीजेपी ने पूरा कर दिया और यही वजह है कि विपक्षी खेमे में देखिए खलबली मची हुई है। सबके बयान कल देख लीजिए तो सबने एक तरीके से इसका विरोध किया। हालांकि ये नया नहीं है, 2019 में जो है इसको आ चुका था और इसको जो है बाकायदा पास कराया गया बिल को। तो उसके बाद से भी लगातार जो है, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज है अल्पसंख्यक आबादी, मुस्लिम खासतौर से देश में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो काफी मजबूत स्थिति में, और विपक्षी दल वो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि ये वो वोट बैंक है जो कि बीजेपी से हमेशा अलग रहता है। अगर 2014 से 2014, 19 या उसके बाद के विधानसभा चुनावों की बात करें, अगर उनका एक डेटा निकाला जाए तो हमको ये समझ में आएगा कि मुस्लिम आबादी हमेशा अभी भी यही सोचती है। हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी मुस्लिम आबादी को यही लगता है कि जो बीजेपी को हरा पाएगा उसको एक मुश्त उठ जाएगा। और यही वजह है कि विपक्षी दल जो है, कल जैसे ही सीए का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे तमाम बड़े नेता हों, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे पोलराइजेशन का जो है चुनाव के पहले डर किस बात का? सीए को लेके मैंने देखा बहुत सारे नेताओं का रिएक्शन आ गया, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है वो भी बयान दे रहा है, जिसको सीए के बारे में सटीक जानकारी नहीं वो भी बयान दे रहा है। भाई भारत सरकार कह रही है, गृह मंत्रालय कह रहा है कि भाई सीए जो नोटिफिकेशन है इससे नागरिकता दी जाती है। तो ये माइनॉरिटीज को एक तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटीज को डराने की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, या मुस्लिम माइनॉरिटीज में क्लियरिफिकेशन नहीं आ रहा है, सही से उनको समझाया नहीं जा रहा है। लोगों के अंदर एक डर है कि साहब इससे नागरिकता जा भी सकती है, या मुस्लिम जो समुदाय है उसको सेकंड लाइन सिटीजनशिप उसको मिलेगी, यानी उनके साथ भेदभाव होगा। बिल्कुल, हकीकत यही है। जिस तरीके से कल हमने बयानों को देखा कि तमाम बड़े नेता, जिनका जैसा आपने कहा कि जिनका कोई मतलब नहीं, वो भी लगातार बयान दे रहे थे। इसमें एक और चीज़ है, मैंने जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बड़े जो स्कॉलर्स हैं, उनको देखा मैंने कि उनका जो बयान आ रहा था वो इन राजनेताओं से ज़्यादा वो संयमित था और वो एक दिशा देने वाला था, क्योंकि वो लगातार ये बात कहते रहे, चाहे वो खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हो या तमाम जो बड़े मुस्लिम धर्मगुरु है, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो है कानून जो है, जैसा सरकार कह रही है, किसी की नागरिकता छीना नहीं जा सकता इससे। तो कहीं ना कहीं इस पे अभी उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, सब लोग संयमन बनाए रखें और इसका भी पूरी लीगल वे में स्टडी की जाएगी कि क्या है, तब उसके बाद जो है मुखर हुआ जाएगा या उसके बाद ही उस पर कोई जवाब देना जो है वो तर्कसंगत रहेगा। तो ये बात देखिए, ये मुस्लिम धर्मगुरु की बात थी जो कि एक लीगल लॉजिकल वे में चल रही थी।
लेकिन जहां तक बात पॉलिटिकल पार्टीज की है तो सीधे तौर पे उनका तो जो हिसाब किताब है उनको वोट लेना है। और विपक्ष जिस तरीके से अभी हमने देखा, चाहे 2014 हो 19 हो, उसके बाद विपक्ष की जो राजनीति रही है वो हमेशा यही रही है कि सरकार कुछ भी करती है उसमें जो है कोई ना कोई मीन मेख निकालकर एक वो समुदाय जो है उसको किसी तरीके से अपनी तरफ किया जाए। क्योंकि जैसा मैं पहले बता रहा था कि जो स्टडी लगातार हुई, हमने 2019 के बाद देखा, 2019 में सीए आ चुका था, 2019 के बाद बंगाल का चुनाव हुआ, उसके बाद जो है बिहार का इलेक्शन होता है, फिर उत्तर प्रदेश का भी इलेक्शन होता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज जो समझने वाली है, इन तीनों जगहों पे 75% मुस्लिम वोटर्स ने जो है विपक्षी दलों को वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रेंड बदलता हुआ दिख नहीं रहा। हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, पसमानदा सम्मेलन और जो है चौपाल भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से दरगाहों के आसपास रखा जा रहा है, मोदी भाईजान, तमाम ऐसे प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक आंकड़ा ये भी कहता है स्टडी के हिसाब से कि 10 से 12% जो पसमानदा मुस्लिम है वो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मंत्री भी बनाया है, लेकिन अभी भी वो ट्रेंड नहीं बदला वोटिंग का। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनको ये लगता है कि इस तरीके से इसको थोड़ा सा गर्माहट लाके इस मुद्दे में जो है इस ट्रेंड को बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन अगर कुछ शिकायतें हैं मसलन कि भाई नागरिकता के लिए धर्म को क्यों आधार बनाया गया है, सरकारें कहती है कि भाई मुस्लिम बहुल जो हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पे जो गैर मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे उनके साथ धार्मिक आधार पे उत्पीड़न होता है इसलिए देते हैं। लेकिन अगर AIMIM ये कहती है कि साहब कोई भी व्यक्ति हो जो किसी भी उत्पीड़न का शिकार हो उसको आप दीजिए, वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। इसके अलावा शिवसेना कहती है कि साहब ये चुनाव के समय पे ही आपने क्यों ये एजेंडा लाया कि जिसमें धार्मिक आधार पे, धार्मिक उत्पीड़न के आधार पे आप नागरिकता दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से कहा है कि पोलराइज करके लाभ लेने की कोशिश है। तो अगर ये आरोप बीजेपी पे लग रहा, पार्टी पे लग रहा है, तो भाई इसको एकदम से तो नहीं खारिज किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल, देखिए इसको एकदम से खारिज भी नहीं किया जा सकता। और जाहिर तौर पे इलेक्शन के पहले इस चीज को लाना तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये चाहती है कि उसको माइलेज मिले इसके थ्रू इलेक्शन के दौरान। क्योंकि देखिए बीजेपी के जो 4 बड़े वादे हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी को हुई तो वो हुई अल्पसंख्यक वर्ग को। अगर एक तरीके से देखा जाए तो तलाक में भी यही दिक्कत हुई, 370 में भी दिक्कत, राम मंदिर में भी यही था। यानी बीजेपी ऐसे मुद्दों को ही क्यों छूती है कि जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम माइनॉरिटीज, वो परेशान हो जाए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने बहुत पहले से जो है एक लाइन खींच रखी है जो बीजेपी के एजेंडे में हमेशा रहा, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे बीजेपी के गठन की बात हो या उसके बाद की जो सरकारें हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 के बाद ये लाइन और गाढ़ी हो गई। बाकी दलों ने जो है अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की, बीजेपी ने सीधी एक लाइन खींची कि हाँ ठीक है, आप 20% पे रहें, हम 80% को टारगेट करते हैं, ये पूरा जो हिंदू समाज है जाति धर्म के भेदभाव के बिना वो हमारा है। और इसी की को माइलेज लेने की वजह से जो है बीजेपी ने, जाहिर सी बात है जब इसको लागू करने की बात आई होगी, अमित शाह पिछले 1 महीने से बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा कि चुनाव के पहले इसको लाने से उसको क्या माइलेज मिल सकता है। तो बीजेपी भी वही कोशिश कर रही है। हाँ, बीजेपी भी वही कोशिश कर रही है और आरोप भी लग रहा है, तो आरोप कहीं गलत नहीं लग रहा है। हालांकि दूसरी तरफ से देखें तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी तो कहीं ना कहीं यही कर रही हैं बरगलाने की। देखिए इसमें जो भारत सरकार का तर्क है वो भी तो गलत नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई जो पड़ोसी मुस्लिम देश हैं जहां पे हिंदू जो है वहां के, यानी जो 6 अलग अलग कम्युनिटीज हैं वो माइनॉरिटीज में है, वो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं, वो आके हमारे यहाँ रह रही है तो हम उनको नागरिकता देंगे। बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है, टाइमिंग को लेकर ही सवाल उठा। लेकिन सबसे पहले इस पे बात करते हैं जो सरकार का तर्क है। आप देखिए पाकिस्तान बना, पाकिस्तान अलग हुआ तो वो धर्म के नाम पे, धार्मिक आधार पे। लेकिन जब बांग्लादेश अलग देश बनता है तो वो भाषाई आधार पे अलग देश बनता है, ना कि धार्मिक आधार पे। भौगोलिक स्थिति और उसकी जो भी, लेकिन वहां पे जो हिंदू थे वो पहले वहां पे मौजूद रहते हैं, वो नहीं आते हैं। लेकिन उनके साथ वहां पे उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने अपने तर्क में यही तो दिया है कि भाई बांग्लादेश में उत्पीड़न हुआ। तो जाहिर तौर पे ये लोग काफी समय से, अच्छा सबसे बड़ी चीज है कि इतनी बड़ी आबादी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जो गैर मुस्लिम आबादी है वो कहीं ना कहीं आपके देश में तो रही थी ना तब से। उन्हीं के लिए शायद ये कानून लेके आया गया कि जो भाई रह रहे हैं वो एक इलीगल तौर पे रह रहे हैं हमारे देश में, तो उनको लीगलाइज कर दिया जाए। सरकार का ये तर्क एक तरह समझ में आता है कि काफी समय से वो लोग यहाँ रह रहे थे, शरणार्थी के तौर पे रह रहे थे और सारी सुविधाएं जो सरकार की वो उपयोग कर रहे थे, तो क्यों ना उनको जो है लीगलाइज किया जाए। तो सरकार का ये तर्क है। लेकिन दूसरी तरफ देखें इसको लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में 2019 में भी काफी जो है, हाँ, तो अगर जो तर्क संगत बात है वो ये है, उन जो
पूर्वोत्तर के राज्य हैं, खासतौर से त्रिपुरा को लेकर जो है असम, आसाम, मेघालय। मेघालय और जो है आपका मणिपुर हो गया, और 4 राज्य हैं जिनमें जो है ये सीए अभी जो है उनके कुछ हिस्सों में लागू नहीं होगा। तो आप वहां पे देखें त्रिपुरा में जैसे जो उनके मूल आदिवासी थे, जब बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक लोग आए तो वो यहाँ पे आ गए, तो उनका भी जो है कहना वाजिब है कि भाई हमारे पहले ही जो अधिकार थे वो बढ़ चुके हैं, और अगर और शरणार्थियों को अगर लीगलाइज कर दिया जाए तो जाहिर तौर पर संसाधनों पे असर पड़ेगा, और सरकारी नौकरियों में सबसे बड़ी चीज है कि इनका इंटरफेरेंस बढ़ेगा, तो हम किस लिए हैं। और यही वजह है कि सरकार ने फिर उसका एक रास्ता निकाला कि भाई जो ये क्षेत्र हैं, जैसे असम के 3 जिले हैं, शायद वहां पे जो है ये लागू नहीं होगा, वैसे ही जो है बाकी जो 4 राज्य हैं उनके में। तो कहीं ना कहीं सरकार का अपना एक स्टैंड है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता कि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश जो है सत्ताधारी दल भी करेगा और विपक्ष भी करेगा। और यही वजह है कि जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं वो विरोध में आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उस समुदाय से जुड़े लोग जो हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं वो देखिए उन दोनों में काफी डिफरेंस है, वो एक पढ़े लिखे बिटवीन द लाइन्स है। तो आप देखिए कि चुनाव है 2024 बिल्कुल सर पे अब आ चुका है, और ऐसे में सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम अगर लागू हुआ है देश में, तो इसमें भी अब देखा जा रहा है कि इसकी वजह से पोलराइजेशन हो रहा है। इसका किसी को तो फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। हालांकि पोलराइजेशन जब भी होता है तो कोई ना कोई इससे लाभ हासिल करता ही करता है। तो यही आरोप लग रहा है कि इस समय ही क्यों लाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जैसा कि मार्तंड बता रहे थे कि जो बड़े वायदे थे 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, इन सब को भी बीजेपी ने बड़े सिस्टमेटिकली अपनी सरकार के रहते टाइम पे लागू किया है। लेकिन इस बार 2024 का चुनाव है, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या 400 पार में सीए अपनी भूमिका निभाएगा? ये आप हमको जरूर बताइए कमेंट करके। कैसा लगा आपको वीडियो, और देखते रहिए डेली लाइन।